लेट्स कंटिन्यू विद अवर पोर्शन। वी आर डूइंग चैप्टर का नाम हेलो, वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स। दो सेक्शन में चैप्टर डिवाइडेड है। 269 SS is about acceptance of loans and 269T, which we are yet to do, is about repayment of loans. Whenever we are accepting loan, advance or deposit, मतलब token money भी covered and therefore we are covering borrower in loan transactions and seller in token transactions. Borrower and seller are the people जिनको सेक्शन लगेगा. In other words, the lender and the buyer, that means जो ये लोन या डिपॉजिट या एडवांस देता है वो यहाँ पे इम्यून है, उसको सेक्शन नॉट एप्लीकेबल। अगर वो टोटल अमाउंट किसी पार्टी का 20,000 या उससे the three allowable modes are account pay check, account pay draft, electronic modes, ये तीन में से आपको लेना है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, देयर इज गोइंग टू बी 100% penalty, 100% of the amount of loan, advance or deposit taken or accepted in violation. We did the section, we did the explanation using various examples, we did the quantum of penalty, we also did exceptions, we were doing case laws where we ended the lecture. उसमें भी अपने I think 5 point हो गए, about 2-3 points are left over there and then we can move on to the second part of the chapter. Correct or no? चलिए तो फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर के ऊपर जाने के पहले जो 2-3 पॉइंट बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन्स, व्हिच इज कवर्ड इन 269T. कैन यू सी द स्क्रीन? ये जो पॉइंट एफ है ये किसी भी क्लास में ना एक्चुअली सबसे पहले हो, जनरली इट इज पॉइंट ए, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज आर केस लॉस. किसी भी ऑर्डर में करते थे तो चलता था. एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इन द एंटायर चैप्टर. बाकी सब तो ट्रिब्यूनल वगैरह के जजमेंट, कोई कोई हाई कोर्ट के जजमेंट है. दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड बिकॉज इट इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैं नेम ऑफ द कोर्ट भी लिख रहा हूं एंड नेम ऑफ द असेसी भी लिख रहा हूं, कुमारी AB शांति. एक्चुअली हम लोग मुंबई में शांति लिखते हैं तो SHANTI लिखते हैं, लेकिन साउथ का आपको शायद नॉलेज कम होगा, वो लोग शांति लिखते थी, H, साउथ इंडियन. कुमारी AB शांति. देखो, वी डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ हर नेम और द स्पेलिंग ऑफ हर नेम, वी हैव टू अंडरस्टैंड द केस लॉ हियर. और ये केस सबसे पहले होता है, मगर अपना जो टाइम थोड़ा कम बचा था कल के लेक्चर में तो सोचा कि छोटे छोटे केस लॉ पहले कर लेते. एनीवेज वी आर डूइंग एवरीथिंग. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. दिस इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इन ऑल द डिस्कशन दैट वी आर डूइंग. कुमारी AB शांति ने किया वायोलेशन ऑफ सेक्शन 269 SS. द मोमेंट यू डू वायोलेशन ऑफ सेक्शन 269 SS, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस दैट विल गेट अट्रैक्टेड ऑन यू? पेनल्टी. 271D के अंदर 100% पेनल्टी. दैट मीन्स वन थिंग इज for sure that she is going to be liable for penalty under section 271D. But the problem in her life was that इसने जो ये violation किया है, this was due to circumstances beyond control. और कभी कभी ऐसा होगा आपकी लाइफ में that the situation is not under your control, and because the situation is not under your control, knowingly or unknowingly you have violated the provision of any law. You may not have done it purposely, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं थी बात. Let me give you a small example on this. कल की डेट पे वैसे भी ये जो एग्जांपल्स मैं देता हूं ना आपके वो काम में आएंगे. तो अगर आप ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो ना जो मैं लिख रहा हूं, दैट इज टू बी ऑनेस्ट नॉट एडवाइसेबल. अगर कुछ कॉपी करना है तो ना सिर्फ जो मैं लिख रहा हूं वो टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स, मैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कोई छोटा सा स्टोरी या छोटा सा एग्जांपल दिया तो बाजू में आपको यहां पे सिर्फ इतना लिखना है, पूरा स्टोरी नहीं. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन असेसी, ऐसा नहीं. आपको खाली इतना लिखना है, हॉस्पिटल स्टोरी. या जब मैंने चैप्टर चालू किया था तो स्टोरी ऑफ कैश फाउंड इन कोर्ट्स ऑफ सर्च, अरे वो याद है ना 5 मिनट पहले लोन लिया था. हेलो, समथिंग लाइक दैट यू हैव टू मेंशन इन वेरी शॉर्ट, सो दैट कल की डेट पे आप ये बुक ओपन करके जब चैप्टर रिवाइज करो तो आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस याद आए. और अगर एक्सप्लेनेशन याद आएगा जितना जल्दी उतना जल्दी आपका रिवीजन भी हो. ओके. एंड
all throughout your study, be it your first study or your subsequent studies, which are not studies, they are revision, first revision, second revision, third revision, revision one day before your exam, in all throughout this you have to be somewhere prepared कि मेरे पास जो लास्ट में 1-1.5 दिन का टाइम है उसमें मैं पूरा सब्जेक्ट कैसे रिवाइज कर सकता, बिकॉज दैट्स अ वेरी क्रिटिकल डे एज फार एज अप्रोच ऑफ योर सब्जेक्ट इज कंसर्न, और इसीलिए हमको स्टार्टिंग से उसके लिए तैयारी करते रहना पड़ता है. आस्क एनीबडी, यू मे हैव ट्रस्ट और नो ट्रस्ट, दीज आर स्टिल अर्ली डेज. लास्ट टाइम एक स्टूडेंट को 81 मार्क्स आया था सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर. 81 मार्क्स लोगों को 2 अटेम्प्ट में मिला के टोटल में नहीं आता, एंड दैट 81 वाज अगेन हायर देन ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3. तो वो स्टूडेंट ने अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी मेरे साथ में शेयर की थी. शी वाज फ्रॉम केरला, सो ऑफ कोर्स शी कुड नॉट स्पीक हिंदी एट ऑल, शी स्पोक इन इंग्लिश, एंड दैट ऑल्सो जो थोड़ा साउथ का टाइप का इंग्लिश होता है वैसा. आसिफा वाज द नेम ऑफ द गर्ल. उसने अपना पूरा स्ट्रैटेजी शेयर किया है और मैंने वो स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया है. यू गो बाय व्हाट शी इज सेइंग इवन इफ यू डोंट ट्रस्ट मी. उसने तो रिजल्ट लाके दिखाया, उसका बात सुन लो. उसने इतना ही बोला है कि पहली बार पढ़ाई करते करते भी ना छोटे छोटे चार्ट्स, छोटी छोटी समरी बनाते रहने का. फर्स्ट स्टडी शुड ऑल्सो बी बाय कीपिंग दैट 1.5 डे इन योर माइंड. पहले दिन से ही उसके लिए तैयारी करके रखो, तो बाय द टाइम यू रीच दैट 1.5 डे यू आर नॉट इन अ chaotic सिचुएशन. हाइला अभी एक ही दिन है, एक दिन में कैसा पूरा करूं. उसके लिए आपको समरी चार्ट्स और वो सब पहले से बना के रखो. पहली बार पढ़ते हो तभी बना, ओके. नहीं तो अपना हैंड रिटन बुक तो है, इसकी हेल्प से तो आप एक दिन के अंदर 2 बार रिवाइज कर पाओगे. दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल. वो तो अभी निकली है, उसके अटेम्प्ट के बाद में निकली, ओके. तो चलिए, तो सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल की एक स्टोरी बता रहा हूं. अगर आपको जरूरत लगे तो आप बाजू में लिख सकते हो हॉस्पिटल स्टोरी, क्योंकि स्टोरी में हॉस्पिटल इन्वॉल्व है. और ये स्टोरी मे नॉट बी एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ कुमारी ए बी शांति, लेकिन ये एक स्टोरी है जो किसी के साथ भी हो सकता है. आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है. दिस कैन हैपन विद एनीवन. सपोजिंगली आप आर्टिकलशिप में दिन भर मजदूरी करके, मजदूर डेली वेज लेबरर, आप शाम को इतनी मेहनत मजदूरी करके घर पे. एनी स्टूडेंट हियर हु इज वर्किंग विद बिग 4 सीए फर्म्स? एनीवन? हाँ, शिवानी कौन से फॉर्म में काम करते हो? EY. SR बाटली बॉय ना. असली नाम कैसे देंगे, वो फॉर्म ही नहीं है ना शिवानी? अच्छा, अभी मैं समझा शिवानी. मतलब आपको ऑफिस में इंसानों वाला नहीं जानवरों वाला ट्रीटमेंट मिलता होगा, तो आपकी मतलब एकदम शक्ल एकदम जानवर जैसी हो जाती है शाम को आते आते, इसके लिए कैमरा बंद रखते हो शिवानी ना? नो, डोंट बी ऑफेंडेड. जस्ट किडिंग. चलिए पॉइंट की बात करते हैं. पीपल हु आर वर्किंग इन बिग 4, उनको या एनी बिग 4 नहीं भी होएगा या टॉप 10 में आएगा, टॉप 50 में आएगा. ज्यादातर सीए फर्म्स में टेक्निकल काम कम और मेहनत मजदूरी वाला काम ज्यादा करवाते हैं. गवर्नमेंट के कांस्टेंट चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के चक्कर में एक एक महीने में 3-3 ड्यू डेट आ रही है, बार बार लॉ चेंज कर रहे हैं. उस चक्कर में द अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व फॉर छोटे से छोटा टास्क भी जो काम हम लोग को करना पड़ता है ना, वो बढ़ते जा रहा है. तो जनरली एक सीए स्टूडेंट का, अगर मैं मेरी स्टोरी भी अगर आपको याद मतलब बोलूं ना, तो बहुत ही डेंजरस टाइम था. एक साइड पे तो बीकॉम का पढ़ाई चल रहा था, मतलब वी वर इन कॉलेज, और हम एक ऐसी कॉलेज में थे जहां पे अटेंडेंस के लिए कॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस. आपको फर्स्ट 6 मंथ्स एंड सेकंड 6 मंथ्स दोनों के अंदर 75% अटेंडेंस होना चाहिए. मतलब सुबह 7 से 10 कॉलेज अटेंड करना कंपलसरी. 10 बजे दौड़ते दौड़ते, मतलब डोमिनोज पिज्जा वाले से ज्यादा स्पीड में बाइक भगा के पहुंचो ऑफिस या ऑडिट प्लेस, वेरेवर, मर के. एंड देन इवनिंग में वापस लेक्चर्स होते थे. मतलब द डे यूज्ड टू स्टार्ट समवेयर एट अराउंड 6:30, 6:45 इन द मॉर्निंग एंड यूज्ड टू वर्क, वेदर कॉलेज का या ऑफिस का या क्लासेस का. 9, 9:15 बजे तक वो चलता था और घर आते आते 9:30, 10 बज जाता था. और उसके बाद मैं घर पे मैं नहीं पहुंचता था, मेरी लाश ही पहुंचती थी. फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस जिंदा होके वही काम और वही रूटीन. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रात को 9:30, 10 बजे अगर किसी ने आके अपने से बात भी कर लिया हो ना, तो भी गुस्सा आता. डोंट टॉक टू मी. I don't feel, we never like talking to each other after that kind of chaotic day. But those were the days. Time सबका time आता है जाता है. It happens with everyone. It's a professional course. At the end of the day, you can't help it. मतलब
इफ एट ऑल यू हैव टू ब्लेम समवन, तो उसको जाके पूछो जिसने आपको बोला था ना सीए कर ले बहुत स्कोप है, उसको जाके पूछो, क्योंकि जिसने बोला उसने बोला तो सही, सीए इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस इन द कंट्री एंड द बेस्ट कोर्स इन कॉमर्स। उसने बात तो सही बोली, उसको खाली इतना ऐड करना चाहिए था, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, गो फॉर दैट ओनली इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली हैविंग द एबिलिटी, इतना उसको बोलना चाहिए। तो वैसे ही किसी के साथ में ऐसी स्टोरी हुई, एकदम इंसान की तरह नहीं, लाश की तरह घर पे पड़े हो आप रात के टाइम पे, अचानक से फैमिली में किसी का तबियत खराब हो, एंड व्हेन आई एम सेइंग तबियत खराब मतलब इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल केस, एनीथिंग कैन हैपन एंड यू हैव टू इमीडिएटली रश द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। लेकिन आप तो एकदम टायर्ड हो, तो आप क्या बोलोगे, मरने दे यार, मैं थकेला, अभी मैं नहीं जाएगा, करेक्ट नो? नहीं, यू विल रश द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। विच हॉस्पिटल विल यू गो, द रेगुलर हॉस्पिटल और द नियरेस्ट हॉस्पिटल? क्रिटिकल केसेस में तो नियरेस्ट में जाओगे, नियरेस्ट में जाने के टाइम पे ऐसे जब सिचुएशंस होती है ना क्रिटिकल पेशेंट वाले केस में, तो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता है उस टाइम पे, कि हम लोग इस पेशेंट के जो मेडिकल हिस्ट्री के पेपर्स है वो लेके जाए, रोज वाले डॉक्टर को पता होगा, नए डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि पेशेंट किस चीज का पेशेंट है? उतना दिमाग नहीं चलता है, कैश कैरी करना तो भूल जाइए। मेरे खुद के साथ हुआ था, जब हम लोगों को हॉस्पिटल भागने, पागल की तरह भागे थे, होश भी नहीं था। एंड ये मुंबई के हॉस्पिटल्स हैं, दे विल लेट द पेशेंट डाई, लेकिन जब तक आप उनका डिपॉजिट का पैसा नहीं भरोगे तब तक वो पेशेंट को टच भी नहीं करेंगे। फॉर मोर डिटेल्स गो वॉच अक्षय कुमार का मूवी गब्बर इज बैक, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर, देखा है? हाँ, तो वैसे सिचुएशन में जब आपके पास कैश नहीं है और हॉस्पिटल वाला बिना कैश के आपके पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहा है, यू डोंट इवन हैव एनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मतलब प्लास्टिक मनी भी आपके पास नहीं है, कोइंसिडेंटली जब आप आपके पेशेंट को हॉस्पिटल रश कर रहे थे तो आपका नेबर ने देख लिया। और वी मारवाड़ीज ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद अवर नेबर्स। वी हैव अ प्रोवर्ब दैट योर फर्स्ट रिलेटिव इज योर नेबर। आई मेंटेन वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद नेबर एंड हिज वाइफ ऑल्सो, वेरी मच, एकदम कॉर्डियल रिलेशन, बिकॉज जरूरत के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे आपके रिलेटिव्स कब आएंगे पता नहीं, सबसे पहले आपकी मदद को आएगा कौन? आपका नेबर। तो वो नेबर साथ में आया एंड कोइंसिडेंटली उसके जेब में कुछ पैसा था, मतलब ऑफिस से आ रहा था जस्ट और जेब में पैसा लेके आया था, तो उसने बोला एक काम कर, अभी हॉस्पिटल का जरूरत है, ये ले ले पैसा, हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर दे, मेरे को घर जाके वापस दे देना। 1 लाख रुपया आपके नेबर के जेब में था, 2000 की नोट में ना 50 नोट में 1 लाख रुपया हो जाता तो मुश्किल काम नहीं है। 1 लाख रुपया उसने आपको दे दिया, आपने हॉस्पिटल में जमा कर दिया। वेट, जैसे ही आपने आपके नेबर के हाथ से 1 लाख रुपया लिया, आपके हाथ पे 1 लाख रुपया, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, हैव यू टेकन और एक्सेप्टेड? लोन, एडवांस और डिपॉजिट। लोन फ्रॉम योर नेबर, घर जाके वापस देना। लोन लिया है, यस, फ्रॉम योर नेबर इन अ डिसअलाउड मोड, बिकॉज अलाउड मोड में कैश ही तो टारगेट है, कैश लिया है आपने, डिसअलाउड मोड, एंड विच इज एक्सीडिंग द मॉनेटरी लिमिट। याद रहे मॉनेटरी लिमिट कितना है? हाँ, 19,999, बिकॉज एग्जैक्ट 20 इज ऑल्सो अ केस ऑफ वायोलेशन। अपने केस में तो 1 लाख है, एंड दैट मीन्स कैन आई से ऑल कंडीशंस ऑफ 269 SS आर फुलफिल्ड, एंड अकॉर्डिंगली इट बिकम्स अ केस ऑफ वायोलेशन, एंड अकॉर्डिंगली assessee is liable for penalty। जैसे ही ये केस एओ के सामने आया, एओ ने धड़ाम करके असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाया और असेसी ने बोला सर सर्कमस्टेंसेस वर बियॉन्ड माय कंट्रोल, क्या करें हम, हमारे पेशेंट को मरने दे। वो आजकल चल रहा है ना, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, थोड़ा कुत्ता टॉमी साड़ा कुत्ता कुत्ता, हाँ क्या करें सर? अगर अच्छा एक बात बताइए सर, क्या मैंने वो नेबर के बैग में से चोरी करके या जेब में से चोरी करके लिया पैसा? एक आदमी ने विलिंगली दिया, दूसरे आदमी ने विलिंगली लिया, एंड आफ्टर सम टाइम वी विलिंगली रीपेड द मनी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, हेलो, आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? हाउ कैन यू क्रिएट अ लॉ, सेक्शन 269 SS, which prohibits me
from taking a loan in a situation which is a medical emergency. This is gross violation of my fundamental right. और इसीलिए कुमारी एबी शांति असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ केस लड़ी, और वो भी कहां तक लड़ी? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुमारी एबी शांति. She gave in Supreme Court her first argument. उनका पहला आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा था that dear Supreme Court, section 269 SS, dear Supreme Court, section 269 SS is unconstitutional. Unconstitutional मतलब section 269 SS violates the Constitution of India. Sir, how? Listen, no, I will explain. The Constitution of India has given fundamental rights to people. क्या आपको यह पता है? फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जस्टिस, राइट टू इंफॉर्मेशन है ना आरटीआई, तभी आपको आपके आंसर पेपर की कॉपीज मिलती है. राइट टू एजुकेशन, जिसके ऊपर एक ब्यूटीफुल मूवी बनी हिंदी मीडियम, इरफान खान, देखिए. राइट टू नहीं, तुम गधेड़ा लोग, तुम इंडियन ऑडियंस, वर्स्ट ऑडियंस ऑफ द वर्ल्ड, you go watch Prem Ratan Dhan Payo, you deserve that only. You are not going to watch Hindi medium, you are not going to watch Ghazi attack, you are not going to watch Tumbad, you deserve Prem Ratan Dhan Payo, you go watch that. Right to education के ऊपर एक मूवी बनी है हिंदी मीडियम. राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर आपको आपके आंसर पेपर मिलते हैं. ऑफकोर्स एग्जिस्टिंगली राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जस्टिस, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब है फंडामेंटल राइट्स. किसने दिया सिटीजन्स को? कॉन्स्टिट्यूशन. और जिसको ये जनरल नॉलेज नहीं है ना सिविक्स का, वो आज सुन लीजिए मेरी बात. हमारी गवर्नमेंट कभी भी कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करे. एनी लॉ ऑफ आवर कंट्री विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी वॉइड एब इनिशियो. कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे सीनियर मोस्ट लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, और कुमारी एबी शांति बोलती है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. हाउ? दिस इज इनजस्टिस. इमेजिन कीजिए किसी के घर में कोई हॉस्पिटल पेशेंट है और उसको इमरजेंसी के अंदर किसी से पैसा चाहिए, उसने वो लोन लिया. इमरजेंसी सिचुएशन में क्या पेशेंट को मरने तो नहीं दे सकते? और अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में तुम मेरे ऊपर पेनल्टी लगाते हो, दैट मीन्स दिस इज इनजस्टिस. दैट मीन्स कैन आई से वायोलेशन ऑफ राइट टू जस्टिस, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कुमारी एबी शांति बोली, सुप्रीम कोर्ट तक जाके बोली, सेक्शन 269 SS इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. डियर सुप्रीम कोर्ट, प्लीज आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिलीट सेक्शन 269 SS फ्रॉम द लॉ. मतलब हर पेटिशन वाज व्हाट? शी वाज एक्टिंग लाइक मदर टेरेसा. बोला हाउ? सबका भला करवाएगी. बोला हाउ? सेक्शन 269 SS को डिलीट करने का बोलो गवर्नमेंट को, क्योंकि सेक्शन 269 SS डिलीट होते ही सब लोग लोन ले पाएंगे, तो सबका फायदा होगा. तो बोला ना, शी वाज एक्टिंग लाइक मदर टेरेसा, सबका फायदा करवा रही. हर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन सुप्रीम कोर्ट वाज प्लीज डिलीट सेक्शन 269 SS. इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. यू अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ कुमारी एबी शांति अगेंस्ट द राइट टू जस्टिस. और याद रहे, क्या मैंने वो नेबर के जेब से जबरदस्ती पैसा चोरी करके लिया? क्या नहीं, उसने वॉलंटरीली एंड विलिंगली दिया ना, तो फिर आप मेरे ऊपर इनजस्टिस कर रहे. हावेवर, कभी भी हम लोग कोई भी लीगल केस फाइट करते हैं ना, तो कभी भी हमारे लीगल केस में हमारे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के साथ साथ हमको एक सेकंड आर्ग्यूमेंट भी रखना चाहिए. सेकंड आर्ग्यूमेंट, एनी स्टूडेंट हु हैज डन हार्डकोर टैक्सेशन वर्क इन ऑफिस विल हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस. एकदम हार्डकोर टैक्स का काम अगर आपने ऑफिस में किया ना, सर हार्डकोर टैक्स का मतलब ये नहीं सर मैंने इंडिविजुअल के रिटर्न फाइल किया, उसको हार्डकोर टैक्सेशन वर्क नहीं बोलते रहे. एनी स्टूडेंट जिसने असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर के सामने हियरिंग्स अटेंड की है, तुम गए भी हो तो मैक्सिमम एडजमेंट लेने के लिए हियरिंग्स अटेंड की है, या कोई केस आर्ग्यू किया है, या कोई सबमिशन बना के दिया है, एओ को रिटर्न रिप्लाई बना के दिया है, उसको इन चीजों के बारे में नॉलेज होगी, विच इज नन ऑफ योल. करेक्ट और नो? मैं बताता हूं, जब भी हम असेसमेंट में कोई भी केस या अपील में या कोई भी टाइप का, फॉरगेट अबाउट इनकम टैक्स,
कोई भी टाइप का कोर्ट केस फाइट करते हैं, वी गिव अवर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। इन केस कोर्ट को हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सही नहीं लगता है, तो वी विल ऑलवेज गिव समथिंग कॉल्ड अवर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। दिस इज माई नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। बाई चांस समझ लीजिए कि कोर्ट ने ये वाला नहीं मांगा, मतलब नहीं एक्सेप्ट किया, तो तुम तो रोता रोता घर पे आ जाएगा। अगर ये नहीं दिया तो इसके बाद में आपके लिए सबसे बेस्ट कौन? दैट इज कॉल्ड सेकेंड आर्ग्यूमेंट। जब भी हम ऐसे रिटर्न सबमिशन बनाते हैं ना टैक्सेशन के अंदर, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे बिकॉज दिस इज अवर फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर हम लोग इसके और इसके बीच में एक लाइन लिखते हैं, विदाउट प्रिजुडिस टू माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट काइंडली एक्सेप्ट दिस। मतलब विदाउट प्रिजुडिस का मतलब, दिस इज इंग्लिश, दिस इज टेक्निकल लैंग्वेज। विदाउट प्रिजुडिस का मतलब क्या? मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर आप ये नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे ये तो दो। दिस इज द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, ऑलवेज गिव दिस, ताकि बाई चांस पहला वाला नहीं माने, कम से कम दूसरा वाला तो माने। विदाउट प्रिजुडिस टू अबव। या कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये जो लाइन बोल रहा हूं ना दोनों के बीच में, ऐसे लिखते हैं, अज्यूमिंग विदाउट एक्सेप्टिंग। क्या लिखा हमने? इंग्लिश देखो, इंग्लिश इधर, अज्यूमिंग विदाउट एक्सेप्टिंग। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि आपने मेरा पहला वाला आर्ग्यूमेंट नहीं माना, तो फिर मुझे ये चाहिए। आई एम ओनली अज्यूमिंग, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। अज्यूमिंग विदाउट एक्सेप्टिंग, यू कैनॉट गिव मी दिस, at least give me this. That is the idea behind second argument in court cases, the next best alternative. Always mention that, because by chance your first option is not accepted, at least something is better than nothing. That is called the second best alternative. तुमको थोड़ा समझ में आया क्या? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कोई कोई एसएससी तो थर्ड फोर्थ भी देते हैं, बट कम से कम दो तो आपको देना चाहिए। नहीं समझा तो तुम्हारी भाषा में समझाता हूं, तुम्हारी भाषा में। मेरे को पता है तुम क्या, कौन से लेवल से सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो, सब पता है। ये रेड रोज है, ये येलो रोज है। बोले आपने किसी को रेड रोज दिया, आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस। ये इन केस यू डोंट एक्सेप्ट दिस, एटलीस्ट एक्सेप्ट दिस। को बोलता नहीं सर हम सीए वाला है, वो तो हमको सामने से ही मिल जाता है, जस्ट फ्रेंड्स हैशटैग। नहीं, चल छोड़, forget about all this. Have you understood what is first argument and what is the next best alternative? Yes. तो पहले आर्ग्यूमेंट ने कुमारी एबी शांति ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगा? डिलीट सेक्शन 269 SS, डिलीट कीजिए ताकि सबका फायदा हो। दूसरे आर्ग्यूमेंट में वो बोलती है भाड़ में गया सर, आपको नहीं डिलीट करना है तो मत करो, कम से कम मेरा जो केस है वो तो जेन्युइन केस है। हॉस्पिटल वॉज एन एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी और जेन्युइन केस हो सकता है, ये जेन्युइन आपको प्रूव करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रूव दैट योर केस वॉज जेन्युइन। एटलीस्ट मेरे केस में पेनल्टी मत लगाओ, रखो तुमको 269 SS रखना है तो बाढ़ में गई दुनिया, रखो, कीप रिटेन 269 SS इन द लॉ, बट एटलीस्ट डू नॉट लेवी पेनल्टी ऑन मी। दैट वॉज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट गिवन बाय कुमारी एबी शांति इन हर case. Have you understood the second argument given by her here? Yes. Yes, sir. तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू डिलीट सेक्शन 269 SS। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ए शांति, इधर ए शांति, थोड़ा शांति से सुन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन यू फंडामेंटल राइट्स, यस और नो? द सेम Constitution of India has also given the right to the government to collect taxes. वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, मानते हो इस बात को? बहुत सारे लोग 5 मिनट पहले लोन लिया, 5 मिनट पहले लोन लिया, उस बहाने से आर एस्केपिंग द लेवी ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, और उनको रोकने के लिए हमको क्रिएट करना पड़ा सेक्शन 269 SS। टैक्स इवेशन को रोकना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है और उसके लिए क्रिएट हुआ है 269 SS। मतलब 269 SS डिलीट नहीं होगा। डियर कुमारी एबी शांति, योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट
योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज hereby dismissed. Dear Kumari A.B. Shanti, your first argument is hereby dismissed. ए गधेड़िया, एक बात बोलू क्या मस्त वाला, अगर कुमारी एबी शांति का पहला वाला आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया होता ना, तो आज हम लोग एनआरआई टैक्सेशन पढ़ रहे होते. कोई कोई समझा नहीं. तुमको पता है फिर चैप्टर ही नहीं होता. Of course, the first argument was not accepted. That is why we are learning the chapter. No यार, हेलो. तो yes, फर्स्ट. और वैसे भी देखो, वो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए आया है, तो उसको डिलीट करना तो पॉसिबल नहीं था. तो अब आते हैं सेकंड. देखिए, अगर यहां पे कुमारी एबी शांति ने सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया होता, तो रोते रोते आ जाती घर पे. अभी क्या करने का? If she would have given only the first argument, then she had no other option left with her. But good thing is that she gave. Hello? Yes, sir. Good thing is that she gave the second argument also, under which she is like, भाड़ में गया. Retain 269 SS if you want. But at least मेरे ऊपर penalty मत लगाओ. Now do you understand the importance of the second argument in every court case? Next best option. Yes, sir. तो फॉर द सेकेंड आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला, एक काम कर बेटा कुमारी एबी शांति, गो एंड रिफर सेक्शन 273B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स का ही सेक्शन है. हम करेंगे इस सेक्शन को इन अ चैप्टर कॉल्ड पेनल्टीज. कौन से चैप्टर का सेक्शन है ये? पेनल्टीज चैप्टर का सेक्शन, सेक्शन नंबर 273B, जिसमें एकदम क्लियर भाषा में क्या लिखा है सुनो रे. देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन द एसएससी इफ देयर इज रीजनेबल कॉज फॉर डिफॉल्ट. इफ देयर इज रीजनेबल कॉज, ये रीजनेबल आपको प्रूव करना पड़ेगा. हॉस्पिटल इमरजेंसी वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ रीजनेबल है, वेरी क्लियर एग्जांपल. तो देयर विल बी नो पेनल्टी. सुनो सुनो सुनो, लोन वाले ट्रांजैक्शन को छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स के किसी भी वायोलेशन का पेनल्टी नहीं लगेगा. सर एटले सर सुन एक्सप्लेन करूंगा, सुनोगे. देयर इज अ सेक्शन जो बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, नहीं मेंटेन किया तो 25,000 रुपया पेनल्टी लगेगा. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का सेक्शन इज 44AA और पेनल्टी का सेक्शन 271A. 25,000 रुपया पेनल्टी. आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अर्थक्वेक में, फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, तो इज दैट अ रीजनेबल कॉज, सर्कमस्टेंस, सिचुएशन बियॉन्ड योर कंट्रोल? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने की जो पेनल्टी है वो आपके ऊपर नहीं लगेगी. दैट्स सेक्शन 273B. एक सेक्शन है 44AB जो बोलता है कि इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स अ सर्टेन अमाउंट देन यू शुड गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय ए सीए होल्डिंग COP. वी कॉल इट टैक्स ऑडिट. अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया तो उसके लिए पेनल्टी लगता है 271B में 0.5% ऑफ योर टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर. आप लोग घबराओ मत, ये सब हम लोग राइटिंग में करेंगे, ये पेनल्टीज का चैप्टर है. मगर टैक्स ऑडिट नहीं करवाने की एक पेनल्टी आएगी, इतना समझे क्या? सपोजिंगली यू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू इन्फॉर्म्ड योर ऑडिटर के सर ऑडिट करना है, कब से चालू करोगे? जस्ट व्हेन द ऑडिटर वाज अबाउट टू कम, कस्टम डिपार्टमेंट वाले या जीएसटी वाले या पुलिस वाले आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करके, फॉर सम पर्पस सीज करके लेके चले गए. रेड या सर्च किया उन्होंने और उसको सीज करके लेके चले गए. इज इट पॉसिबल? अब अगर ऑडिटर आपके प्रीमाइसिस में आएगा तो क्या वो टैक्स ऑडिट कर सकता है? नहीं, एक काम करो, बुलाओ ऑडिटर को. आजा ऑडिटर आजा, कम एंड डू ऑडिट. अभी यार देखो, क्लास में बैठे बैठे ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है. क्लास में बैठे बैठे हम ऐसा करते हैं ना, ऑडिटर, तो कैमरे के फ्रेम के बाहर हाथ चले जाए. तो आपको क्या लगता है मेरे घर का बैकग्राउंड है क्या पीछे वाला? ये सॉफ्टवेयर है, कैमरा के फ्रेम से हाथ बाहर. क्लास होती है फिजिकल क्लासरूम में, कितना मजा, एकदम पूरा का पूरा स्टाइल के साथ करके देखो. इज इट पॉसिबल? ऑडिटर ऑडिट कर, क्या ऑडिट करेगा भाई? तेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं है, किधर है? सीज हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट ने सीज करके रखा है.
That means, do you understand it is not possible to get your audit done? तो ऑडिट नहीं करवाने की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी बिकॉज सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल. डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड रीजनेबल कॉज? एंड विच इज नॉट जस्ट फॉर वन पेनल्टी बट ऑल द पेनल्टीज ऑफ इनकम टैक्स. जनरल सेक्शन है ये वाला. तो सुप्रीम कोर्ट बोला, बेटा शांति, तुझे मेरी जरूरत ही नहीं है, तू खाली अपने असेसिंग ऑफिसर को प्रूव कर दे कि तेरी सिचुएशन रीजनेबल है और तेरा एओ तेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएगा. देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन यू. समझ में आया क्या? दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन, क्या 269 एसएस डिलीट होगा या इट विल रिमेन इन दी लॉ? Remain in the law. Second question, then how will you provide relief to genuine cases, circumstances beyond control, by taking benefit of section 273B, which has clearly stipulated if there is reasonable cause there will be no penalty. That was our Supreme Court case in the case of an assessee called Kumari AB Shanti. Have we all understood this? Yes. मजा आया? Yes sir. चलिए, ये सबसे मेन केस लॉ. Yesterday we had less time, इसलिए we did the other points. Normally ये सबसे पहले किया जाता है, but it doesn't make any difference. You have to study this and you have to study the other. And याद रहे, these case laws I had told you yesterday, they are not for answering questions in exam. Hello, they are for better understanding of this chapter. एग्जाम के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अलग से केस लॉ का लेक्चर मार्च के महीने में रखें. मार्च के महीने, समझा क्या? चलिए, बहुत अच्छे. नेक्स्ट एक दो छोटे मोटे पॉइंट है, छोटे मोटे पॉइंट. नो पेनल्टी इफ देयर इज ओनली समथिंग कॉल्ड अ बुक एंट्री. नो पेनल्टी इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बुक एंट्री. सर बुक एंट्री मतलब, सपोजिंगली आई सेल गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट. एग्जाम्पल दे रहा हूं. दैट मीन्स कैन आई से यू आर माई डेटर, आई एम योर क्रेडिटर? Means in your books of accounts, I will appear as a current liability, a payable amount. जो भी मैंने आपको गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, अकाउंटिंग सिंपल समझते हो क्या जिंदगी में? थोड़े टाइम के बाद में जब आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैंने बोला सुन अभी एक काम कर, तेरा ऐसे तो तेरे पास पैसा है नहीं, तू इस अमाउंट को जो हमने गुड्स का सेल किया था इसको लोन में कन्वर्ट कर दे, थोड़ा थोड़ा करके पे कर और उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट भी दे देना. मतलब हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेट था उसको हमने लोन में कन्वर्ट कर दिया. तो मैं मेरे अकाउंट से आपको डेटर में से निकाल के लोन्स एंड एडवांसेस में डाल दूंगा और आप अपने अकाउंट्स में मुझे क्रेडिटर्स में से निकाल दोगे एंड लोन्स पेएबल में डाल दोगे. दैट मींस व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री दैट यू विल बी पासिंग? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्रेडिटर हमको निकालना है, टू लोन पेएबल. दैट मींस वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लोन अकाउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Is that loan account created by account pay check? No. Account pay draft? No. Electronic mode? No. It was only a journal entry where a creditor has converted into a loan. Assessing officer को तो कीड़ा है, pardon my language. बोला देख, कानून अंधा होता है, literally, I am blind. If it is not 3 modes, that means I will levy penalty. बोला सर मैंने कैश में ट्रांसैक्ट तो नहीं किया है, मैंने तो खाली एक अकाउंट में से बैलेंस को निकाल के दूसरे अकाउंट में डाला है. इट इज ओनली अ जर्नल एंट्री, इट इज ओनली अ बुक एंट्री. नो पेनल्टी विल बी लेविड इन केस वेर इट इज ओनली अ बुक एंट्री. फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पसेस, एग्जांपल, क्रेडिटर को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू लोन. दिस वाज अ क्रेडिटर कन्वर्टेड, नॉट एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड. बट याद रहे ऑल थ्रू आउट द चैप्टर, ये चैप्टर क्रिएट हुआ था टू कर्ब कैश इन द इकोनॉमी. तो फिर ऐसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमको पेनल्टी लगाने की इच्छा नहीं. एंड लास्ट एक पेनल्टी लगता है 271D. दैट मीन्स कैन आई से लोन पेनल्टी? या फिर एक पेनल्टी लगता है 270A जो हम लोग पेनल्टीज के चैप्टर में करेंगे. दिस इज पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट.
अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, कंसीलमेंट की पेनल्टी लगती है। या फिर आप ऐसे मत करो, एक काम करो, सेक्शन नंबर को छोड़ दो क्योंकि पेनल्टीज का चैप्टर अभी तक हमको करना बाकी है। एक काम करो, ऐसे लिखो, इधर लोन पेनल्टी और कंसीलमेंट पेनल्टी, द एओ कैन लेवी इन दोनों में से कोई भी एक और सिर्फ एक, डियर स्टूडेंट्स, ही कैन लेवी ओनली वन ऑफ देम। सर व्हाट आर यू सेइंग, हियर मी आउट प्लीज। आपके याद है आपको वो स्टोरी, प्रीमाइसिस में कैश मिला एंड देन द एओ आस्क्ड यू द सोर्स ऑफ द कैश। जब एओ ने आपको सोर्स ऑफ द कैश पूछा तो आपने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था? सर अभी 5 मिनट पहले जैसे ही आपने वो आर्ग्यूमेंट दिया, नाउ वी नो दैट दिस पेनल्टी विल गेट अट्रैक्टेड द मोमेंट यू गिव द लोन आर्ग्यूमेंट। अब एओ क्या बोलता है मालूम है? ए अशेषी सुन, मैंने ये पेनल्टी लगा तो लिया, लेकिन यू नो दिस, आई नो दिस, एवरीवन नोज दिस कि ये तो तेरा अनडिस्क्लोज इनकम है, तू जबरदस्ती इसको खाली लोन बना के मेरे को बेवकूफ बना रहा है। एंड देयरफॉर दिस इज अ कंसीलमेंट, एंड कंसीलमेंट का जो पेनल्टी लगता है अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग, मैं तेरे ऊपर वो वाला पेनल्टी भी लगाऊंगा। तो असेसी बोलता है सर आप श्योर हो जाओ whether you are believing my loan story or disbelieving my loan story. If you believe my loan story, that means it's a genuine case of loan, levy this penalty, then it is no longer a concealment, then you can't levy this. If you believe my loan story. If you disbelieve my loan story कि मैं झूठ बोल रहा हूं, it's a concealment, then of course levy this. But then you are disbelieving this, then you don't levy. मतलब at the end of the day अगर आप लोन मानते हो तो वो कंसीलमेंट नहीं है, और लोन नहीं मानते हो तो वो कंसीलमेंट है, लेकिन लोन नहीं माना है तो लोन वाला मत लगाओ। मींस द कंक्लूजन इज या तो लोन का पेनल्टी लगेगा या कंसीलमेंट का पेनल्टी लगेगा। द एओ कैन नेवर 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 अट्रैक्ट बोथ पेनल्टीज साइमल्टेनियसली। ही कैन नेवर इन्वोक द लोन पेनल्टी एंड द कंसीलमेंट पेनल्टी साइमल्टेनियसली ऑन द असेसी। वो दोनों में से कोई भी एक ही पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है। इज दिस अंडरस्टूड? That was our small list of case laws that we had to study for the purpose of 269 SS, with which now we are at that stage of our life where we are done with main section 269 SS, उसके examples numerical, उसका penalty, उसका exception, उसका case law, सब हो गया, and with which we can peacefully move on to the second part of the chapter, which is dealing with repayment of loans. When we were talking about 269 SS, we were taking the loans. Now we are talking about repayment of loans, and the structure of the section is somewhat similar. याद है हमने लिखा था no person shall take or accept loan advance deposit. Structuring of the section is majorly similar. No person shall मतलब नीचे दिया हुआ काम आपको करना अलाउड नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हो। क्या कर नहीं सकते हो? No person shall repay. No person shall repay. Repay what? Any loan, deposit or advance. That means can I say we are talking about the same transactions? Loan, advance, deposit. Do you remember there was an explanation in 269 SS under which it was clearly mentioned that when we are talking about loan, advance or deposit, we are talking about loan, advance, deposit in the form of money. No person shall repay loan, advance or deposit. First answer this question. In the loan transaction, 269 SS was applicable to lender or borrower. Loan लेता था इसलिए that was applicable to the borrower. Everybody pay attention please. 269 SS was applicable to the borrower, but 269T will apply to the कोई गधेड़ा बोलता है लेंडर, सुबह सुबह सस्ते वाले नशे करके। तुम पागल है? लेंडर लोन रीपे करता है कभी? लोन किसने लिया तो उसको रीपे कौन करेगा? लेंडर। मीन सपोजिंगली मैंने आपसे लोन लिया, आई एम द बोरोवर, यू आर द लेंडर। मैं बोरोवर हूं, आप लेंडर हो, मतलब आपने मुझे लोन दिया है,
और आप मुझे रिपे करोगे कि मैं आपको रिपे करूंगा। देवियों एंड सज्जनों, पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द बोरोवर ओनली। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दैट रिपेमेंट मतलब जिसने लोन लिया है वही रिपे करेगा ना फ्यूचर में। मतलब 269 SS is applicable to lender or borrower and 269T is applicable to borrower। और अगर हम वो जो एडवांस फॉर प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन की बात करें तो दैट इज एप्लीकेबल टू बायर और सेलर। सेलर, तो यहां पे किसको लगेगा? सेलर। देखिए लोन्स तो रीपे होते हैं ऑफ कोर्स, हमको मालूम है। आप पहले ये डाउट आपको आ सकता है कि सर वो टोकन का जो पैसा होता है जिसके लिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, ये तो फॉरफिट होता है, ये रीपे थोड़ी होता है। सी लीगली जाएंगे ना तो फॉरफिट होता है, लेकिन इफ द बायर एंड सेलर शेयर गुड रिलेशंस विद ईच अदर, शेयर गुड रिलेशंस, तो ऐसा इंपॉसिबल नहीं है कि टोकन का पैसा रीपे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी रीपे हो सकता है। इमेजिन, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी के लिए टोकन दिया, टोकन जैसे ही आपने ले लिया मतलब अब आप ये प्रॉपर्टी दूसरे को नहीं बेच सकते। लेकिन मेरे टोकन देने के बाद में आपको किसी और ने हायर पैसा ऑफर किया, somebody else offered you higher amount, तो आप आके रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज अपना टोकन वापस ले ले, मुझे दूसरे को बेचने दे। लीगली आई कैन फॉरबिड यू फ्रॉम डूइंग दैट, लेकिन अगर अपना रिलेशन अच्छा वाला, ठीक है तेरे को ज्यादा मिल रहा है, तेरा फायदा, मैं कहीं और जाके प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। इज इट पॉसिबल एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट रीपेमेंट इज टेकिंग प्लेस? लीगली शायद नहीं हो, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। टेक अनदर एग्जांपल, मैंने आपसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको एडवांस दिया, दैट मींस आई हैव द ड्यूटी ऑफ पेइंग द बैलेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। लेकिन उतना टाइम खत्म हो गया, मेरे पास पैसा ही नहीं, इस बार मैं आके आपके पैर में गिर जाऊंगा, प्लीज यार अंडरस्टैंड कर यार, मेरे पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन हो गया, मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लीज मेरा टोकन का पैसा वापस दे दे प्लीज, मेरे को फिलहाल बहुत तकलीफ है। If you are a good person, it is very much possible that you are going to return my token. Legally you can forfeit, but mutual understanding say is it possible that you are repaying? तो आप impossible मत बोलना, it is very much likely that token repay हो रहा है। तो सेक्शन 269T किसको लगता है? फिर एक बार, borrower को इन लोन ट्रांसेक्शन एंड सेलर को इन एडवांस ट्रांसेक्शन। एट दिस स्टेज ऑफ अवर लाइफ एक बात तो हम पक्के पक्के रूप से कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस एंटायर चैप्टर, लेंडर्स एंड बायर्स आर इम्यून। ना तो उनको 269 SS लगता है, ना उनको 269T लगता है। दिस चैप्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू लेंडर एंड बायर। 269 SS is also applicable to borrower and seller. 269T is also applicable to borrower and seller. Have we all understood this very very clearly? Yes, sir. Yes, sir. तो no person shall repay, क्या बोला? No person shall repay a loan, advance or deposit. अगर ये सेक्शन यहां पे फुल स्टॉप होगा ना तो सबसे पहले फेस्टिवल मनाएगा, सेलिब्रेशन करेगा विजय माल्या। बोला मस्त है यार, इनकम टैक्स तो सेक्शन बना के बोला कि लोन रीपे नहीं करने का। लुक एट व्हाट वी हैव रिटन इन द सेक्शन टिल नाउ। ऑब्जर्व करो ना यार, ऑब्जर्व करो, हमने अब तक सेक्शन में क्या लिखा है? नो पर्सन शैल रीपे लोन। बोला मस्त है यार, इनकम टैक्स वाले ने तो कितना मस्त प्रोटेक्शन दिया माल्या को। बोला लोन लेने का लेकिन रीपे नहीं करने का। रे गधेड़िया, ऑफ कोर्स आफ्टर डूइंग 269 SS इतना तो आपको अक्कल है कि ये सेक्शन यहां पे नहीं रुक सकता है। मतलब क्या आपको लोन रीपे करना पड़ेगा? आर यू रिक्वायर्ड टू एंड आर यू गोइंग टू रीपे योर लोन्स? यस, बट यू कैनॉट रीपे अदर देन तोच आपला नेहमीचा। नहीं समझा मराठी में, हिंदी में बोलता हूं, वही अपना हमेशा वाला। क्या? व्हाट आर द 3 मोड्स that are allowed to transact, that you are allowed to transact in? Account pay check, account pay draft, electronic
मोड्स। मतलब क्या आपको लोन एडवांस डिपॉजिट लिया हुआ रिपेमेंट करना पड़ेगा? एडवांस मैंडेटरी नहीं हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है, लेकिन लोन तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा। जब भी आप रीपे करोगे तो आपको वो रीपेमेंट भी सेम 3 मोड्स से करना पड़ेगा। मींस यू हैव टू एक्सेप्ट लोन्स इन दोज मोड्स एंड यू हैव टू रीपे लोन्स इन दोज मोड्स। याद कीजिए नेम ऑफ द चैप्टर, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट ऑफ loans. There is no prohibition on accepting loans. There can never be any prohibition on repayment of loans. The prohibition or the restriction is on the mode of acceptance and repayment of loans. So, in what modes are we allowed to take loans? Account paid check, account paid draft, electronic modes. These are the same modes in which we will have to repay our loans. Of course, last part, monetary threshold. जैसे वहां पे भी याद है ना, रिक्शा वाला 100 रुपए के लिए कैश अलाउड है। कितने अमाउंट तक कैश अलाउड है? अप टू 19,999। याद रहे पर पार्टी है वो, सेम पार्टी का टोटल 20 टच होता है तभी वायोलेशन होता है। तो वैसे ही यहां पे भी एक थ्रेशोल्ड दिया है, इफ द आउटस्टैंडिंग बिफोर रीपेमेंट, इफ द आउटस्टैंडिंग बिफोर रीपेमेंट इज ₹20,000 or more. If the outstanding before repayment is 20,000 or more, तो आपको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा in the same allowable modes. Can I say the monetary threshold is same as 269SS? मतलब अगर अमाउंट एग्जैक्ट 20,000 हुआ और हमने कैश में ट्रांसैक्ट किया, is that violation under 269SS? That is also a violation under 269T. In other words, cash transaction in 269SS and 269T both can be done up to maximum of 19,999. Exact 20,000 will also result in violation. और जब भी violation हुआ, what will happen? Penalty. सेक्शन 269 एसएस के वायोलेशन के लिए पेनल्टी का सेक्शन कौन सा था? 271 बी। तो अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे तो 269 एसएस के बाद में 269 टी आया, तो उसी तरीके से पेनल्टी के भी अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजी में डी के बाद में ई आएगा। इफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 टी इज कॉन्ट्रावेंट। ये हैंड रिटन लैंग्वेज समझ में आती है? नहीं तो पूरा ग्रामर लिखो, इफ देयर इज वायोलेशन ऑफ द सेक्शन 269T, और पूरा ग्रामर ही लिखना है तो उसके लिए तो आपको मेन टेक्स्ट बुक तो इशू हो ही रही है ना। हैंड रिटन नोट्स आर फॉर योर रिवीजन, और पहले दिन से ही उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है? इफ 269T इज वायोलेटेड, तो याद कीजिए जरा प्लीज, 271D में कितना पेनल्टी था? 100%। तो यहां पे भी 100% ऑफ द लोन एडवांस और डिपॉजिट। लास्ट टाइम हमने लिखा था टेकन और एक्सेप्टेड इन वायोलेशन। दिस टाइम व्हाट आर वी डूइंग? रीपेमेंट। 100% ऑफ द लोन एडवांस और डिपॉजिट रीपेड इन वायोलेशन ऑफ 269T। मतलब कैन वी कंक्लूड द पेनल्टी अंडर violation of 269 SS is also 100% under 271D, and the penalty for violation of 269T is also 100% under 271E. If the provisions of 269T are contravened, 100% penalty will be levied under 271E. और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी हमने एक लाइन लिखी थी, अगर आपको याद होगा तो। कौन सी लाइन? That amount ड्यू टू विच आप अपनी सीट से कूदने लगे। क्या कूदने लगे? कौन सी वाली अमाउंट को देख के आपके मन में ये फीलिंग आया? व्हाट फीलिंग? दैट असेसी विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। कौन सी वाली अमाउंट को देख के आपके मन में ये फीलिंग आया दैट द असेसी विल बी लायबल फॉर पेनल्टी? वही अमाउंट आपका पेनल्टी भी बनेगा। दैट अमाउंट विल ऑल्सो बिकम योर पेनल्टी। कौन से अमाउंट को देख के आपको ये फीलिंग आया, वही अमाउंट आपकी पेनल्टी भी बनेगी। तो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन 269T एंड द पेनल्टी
का रिवीजन, उसके बाद हम क्या करेंगे आपको पता है, हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स किए थे 269 एसएस के अंदर ऑफ लोन्स टेकन। अब उन लोन्स को हम रीपे करवाएंगे और रीपे करवा के क्या पेनल्टी आता है, वी विल नाउ चेक दैट। समझे क्या? चलिए पहले एक बार ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने लोन एडवांस एंड डिपॉजिट लिया है तो क्या उनका रीपेमेंट हो सकता है, या क्या रीपेमेंट होगा, करना पड़ेगा लोन का? यस, बट इफ द आउटस्टैंडिंग इज 20,000 और मोर देन द रीपेमेंट हैज टू बी डन इन द 3 मोड्स। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने वो 3 मोड्स में नहीं किया, कैश में रीपेमेंट किया, देन व्हाट विल हैपन, पेनल्टी विल गेट अट्रैक्टेड। एंड व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी? 100% of the amount repaid, मतलब that amount due to which you decide yes penalty will also become your quantum of penalty। समझा क्या? तो एक काम करते हैं, इतने को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट येट ओवर। पेनल्टी वाले के अंदर मेरे को थोड़ा सा और लिखवाना है, ये खत्म नहीं हुआ है, और फिर एक दो जनरल पॉइंट भी करवाना है। दिस इज नॉट येट ओवर, लेकिन पहले हम इन एग्जांपल्स में आके थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। याद है एग्जांपल्स ऑन 269 एसएस हमने किए थे, एंड अभी इन्हीं एग्जांपल्स में हम 269 टी भी साथ में करेंगे। टेक्नोलॉजी का फायदा देखा, क्लास में बोर्ड पे लिखते तो सब वापस लिखना पड़ता, तुमको पूछना पड़ता रहे बताओ क्या क्या लिखा है, बट अब मजा करेंगे। पहला एग्जांपल याद है आपको, आपने दोस्त से कैश में लोन लिया 15,000 रुपया और आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? बिलो द मॉनेटरी लिमिट। इस अमाउंट को आपने कैश में रीपे कर दिया, रीपेड इन कैश। सुनिए मित्रों 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 मित्रों, हैव यू रीपेड लोन एडवांस और डिपॉजिट इन अ डिसअलाउड मोड? यस, तो पेनल्टी लगना चाहिए ना? नहीं, क्यों? बिकॉज विद इन द मॉनेटरी लिमिट। विद इन मॉनेटरी लिमिट मतलब नो पेनल्टी। नो पेनल्टी का मतलब ग्रीन कलर का टिक याद आया ना? चलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सेकंड वाले एग्जांपल में आपने एनईएफटी से लोन लिया 40,000 का, विल देयर बी एनी पेनल्टी? नो पेनल्टी। इस लोन को आपने कैश में रीपे कर दिया 40,000। आराम आराम से देखते हैं। फर्स्ट, whenever we do repayment transaction we have to check which section, 269 SS or 269 T? of course 269 T चेक करेंगे। have we repaid loan advance or deposit in cash which is a disallowed mode? but no problem, no, balance तो zero है and it is less than 20,000। balance is less than 20,000, balance is zero now। अरे 20,000 होता है तो ही पेनल्टी लगता है ना, तो ये तो जीरो है ना। इकडे ये the outstanding has to be checked बिफोर रीपेमेंट। नहीं तो यार सुनो ना मेरी बात, 100 करोड़ का लोन है, पूरा 100 करोड़ कैश में रीपे कर दो, आफ्टर रीपेमेंट तो जीरो ही रहने वाला है। हमको चेक करना है द आउटस्टैंडिंग बिफोर रीपेमेंट। हैव यू अंडरस्टूड? सो वी आर नॉट गोइंग टू सी जीरो इन दैट एग्जांपल, वी आर गोइंग टू सी विच अमाउंट। एक बार वापस एग्जांपल पे आओ, कौन सी अमाउंट को देखेंगे? बिफोर रीपेमेंट आउटस्टैंडिंग कितना था? 40,000। इज 40,000 एक्सीडिंग द मॉनेटरी लिमिट? हाँ, 40 एक्सीड हो रहा है। अगर ये एग्जैक्ट 20 होता तो भी एक्सीड होता, बिकॉज एग्जैक्ट 20 इज ऑल्सो वायोलेशन। करेक्ट और नो? दैट मीन्स कैन आई से assessee this time has violated the provision of 269T and therefore assessee will be liable for penalty under section 271E और 269SS करने के बाद में ये तो बहुत इजी है। परसेंटेज वाइज कितना पेनल्टी है? 100%। कौन सी अमाउंट को देख के आपको ऐसा लगा यस पेनल्टी, यस पेनल्टी, यस पेनल्टी? कौन सी अमाउंट को देख के ऐसा फीलिंग आया? वही आपका पेनल्टी भी।
271E के अंदर 40,000. एक्चुअली 269 SS एंड 271D कर लेते हैं ना, तो 269T एंड 271E करना वैसे भी इजी हो जाता है, बिकॉज मेजरली इट इज सेम, बस वो एक्सेप्टेंस था, ये रीपेमेंट था, इतना सा डिफरेंस है. ओके, सो कम हियर विथ मी प्लीज. दिस वॉज योर सेक्शन. मैं वापस जाऊंगा ऊपर एग्जाम्पल्स के अंदर. आई हैव टू डू सम कॉम्प्लिकेटेड स्टफ विथ यू, बट कम हियर. हैव यू अंडरस्टूड द सेक्शन? वी हैव टू चेक आउटस्टैंडिंग बिफोर रीपेमेंट इक्वल टू 20 या ग्रेटर देन. इक्वल टू भी कवर्ड होगा. अगर आउटस्टैंडिंग बिफोर रीपेमेंट 20 या उससे ज्यादा है, देन द रीपेमेंट हैज टू बी डन इन द 3 मोड्स, अदरवाइज पेनल्टी विल गेट अट्रैक्टेड. 100% पेनल्टी विल गेट अट्रैक्टेड. नो प्रॉब्लम. सो हैव वी अंडरस्टूड 269T एंड उसका जो पेनल्टी का सेक्शन है वो वाला? Yes, sir. लेकिन इस पेनल्टी के सेक्शन में एक बात बोली है, दैट देयर विल बी नो क्यूम्युलेटिव पेनल्टी. क्यूम्युलेटिव पेनल्टी नहीं लगेगी. सर ये क्या होता है? सुनना पड़ेगा कॉपीकैट्स, सुनना पड़ेगा. आपने किए 2 क्राइम, ध्यान से सुनना. यू हैव डन 2 क्राइम्स. योर सेकेंड क्राइम इज बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट क्राइम. You have been penalized for your first crime, then you will not be penalized again for your second crime. सर क्या बोलता है सुबह सुबह? कुछ समझ में नहीं आता है. करेक्ट नो? मैं तुम्हारी भाषा में बात करता हूं. तुम्हारी भाषा में इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने लास्ट ईयर बोला था, लास्ट ईयर के जो प्रेसिडेंट थे हर साल बदलते हैं, वी विल गिव स्टेप वाइज मार्किंग. खाली बोला, किया नहीं. वी विल गिव स्टेप. सुनो, अगर आपका बेसिक टैक्स रॉन्ग है, आपके मार्क्स कटेंगे रॉन्ग बेसिक टैक्स के लिए. मानते हो इस बात को? आपका HEC का अमाउंट तो रॉन्ग ही होएगा ना, क्योंकि बेसिक टैक्स के ऊपर ही 4% काउंट किया होगा. क्या बेसिक टैक्स रॉन्ग होने का मार्क्स आपका ऑलरेडी कट गया है? तो HEC रॉन्ग होने का आपका मार्क्स अलग से काटेंगे नहीं. एक गलती का आपको सफर हो गया है तो दूसरी गलती के लिए आपको पेनलाइज नहीं करेंगे. एनीवेज दूसरी गलती हुई पहली वाली गलती की वजह से ना, तो यू विल नॉट बी पेनलाइज. इसको बोलते हैं नो क्यूम्युलेटिव पेनल्टी. अगर दोनों के ऊपर आपका मार्क्स कटता मतलब आपका क्यूम्युलेटिव पेनल्टी लग रहा है. और स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब ही होता है नो क्यूम्युलेटिव पेनल्टी. मतलब बेसिक टैक्स का आपका एक स्टेप है, उसका कट गया तो HEC का मार्क्स नहीं कटेगा रॉन्ग अमाउंट. अब इसको इनकम टैक्स में लेके आते हैं. लोन्स के चैप्टर की बात नहीं करते. लेट्स टॉक अबाउट इजी थिंग्स. आई हैव नॉट मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने की 25,000 रुपए की पेनल्टी मेरे ऊपर लगेगी? यस. अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो मैं टैक्स ऑडिट करा पाऊंगा? नहीं. तो टैक्स ऑडिट नहीं करवाने की पेनल्टी मेरे ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि पहले वाले गुना का पेनल्टी लग गया है तो दूसरे वाले गुना का पेनल्टी नहीं लगेगा. द सेकेंड गुना इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट गुना. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव पेनल्टी? वो भी यहां पे नहीं लगेगी, क्योंकि इस लाइन को अब हम हमारे एग्जांपल्स में यूज करेंगे. यहां पे व्हाट इज द लॉजिक ऑफ क्यूमुलेटिव पेनल्टी? यहां पे सुनिए, अगर आपने किसी से कैश में लोन लिया, विल यू बी लायबल फॉर पेनल्टी? यस. और वो कैश में आपने वापस रिपे, अब कैश में लिया था तो कैश में रिपे कर दिया. अगर लोन लेने के टाइम आपके ऊपर पेनल्टी लग गई है तो उतने अमाउंट पे वापस आपको रिपेमेंट की पेनल्टी नहीं लगेगी. इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन नो क्यूम्युलेटिव पेनल्टी. क्या आपको मीनिंग समझ में आया? एग्जांपल में बताऊंगा. मीनिंग समझा क्या? चलिए इधर आइए. थर्ड एग्जांपल, 50,000 रुपीज वी टुक इन कैश. इज दैट वायोलेशन? और याद रहे कौन सा वायोलेशन, वो भी पता होना चाहिए. कौन सा वायोलेशन है? 271D का पेनल्टी लगा. और वो भी याद है, वी आर गोइंग टू इग्नोर राजस्थान हाई कोर्ट एंड फोकस ऑन व्हाट ICAI इज डूइंग. 100% मतलब पूरा 50,000 रुपया. याद आया ना? अब ये 50,000 का लोन मैंने कैश में वापस रीपे कर दिया. विल वी चेक द आउटस्टैंडिंग आफ्टर रीपेमेंट 0 और द आउटस्टैंडिंग बिफोर रीपेमेंट 50,000? चलिए, जो मैं पूछता हूं उसका आंसर दीजिए. इस ट्रांजैक्शन के बारे में, हैव आई रीपेड लोन, एडवांस और डिपॉजिट?
in a disallowed mode. Yes. Outstanding before repayment is 20,000 or more. Before देखना रहता है. That means अगर मैं आपसे पूछूं क्या 269T का वायोलेशन हुआ है, तो आंसर yes है. Yes, there is violation. Yes, there is violation. Everybody agrees with this? Yes, sir. Whenever there is 269T का वायोलेशन मतलब 271E अट्रैक्ट होता है. 271E का परसेंटेज वाइज कितना परसेंटेज पेनल्टी है? 100%. तो रुपीस में कहना इसे 50,000 हमारा ऑर्डिनरीली आंसर आता अगर वो लास्ट लाइन नहीं कराई होती तो. लेकिन क्या लोन लेने के टाइम ऑलरेडी हमको पेनल्टी लग गया है? वो कितना लग गया है? तो अब कितना लगेगा? जितना पहले लग गया उतना माइनस करके जो बचेगा वो इन दिस केस बचा हुआ अमाउंट इज 0 एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी पेनल्टी आउट हियर. दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन द मीनिंग ऑफ दैट लाइन. विच लाइन? नो क्यूम्युलेटिव पेनल्टी. समझा क्या? वेरी गुड. तो अभी ये वाला एग्जांपल आप मुझे बताइए. आई रीपेड इन कैश 20,000. फर्स्ट क्वेश्चन, इज दिस अ वायोलेशन ऑफ 269T? ए पागल, आउटस्टैंडिंग अभी 0 बचा है. आउटस्टैंडिंग 0 बचा है बिफोर. ये तो बिफोर भी 20 है, ग्रेटर देन 20 नहीं है. इक्वल टू बी लायबल फॉर पेनल्टी है. यू सेड द राइट थिंग. Correct terminology is equal to is also covered here. And that means, is there a violation? Yes. Yes. वैसे पेनल्टी कितना लगता है? 100%. लेकिन क्या हमने ऑलरेडी कुछ पेनल्टी भर दी है? Yes. तो अभी कितना लगेगा? 0. 0. Is this understood? Very good. और अब मैं मेरा लास्ट वाला एग्जांपल आपको 269T के लिए कर रहा हूं. इन माय एग्जांपल नंबर 6, मैंने पहले एनईएफटी में लोन लिया 40,000. याद है? नो पेनल्टी. एग्जांपल 6 पे आई है, नो पेनल्टी. उसके बाद 1 रुपया भी कैश लिया तो देयर विल बी पेनल्टी. याद आया? आउटस्टैंडिंग शुड बी टेकन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मोड. तो कितना पेनल्टी लगा था 271D के अंदर? लिखा हुआ भी है, डिलीट नहीं हुआ है. 1 रुपी. और अब मैंने कैश में रीपे कर दिया 40,001 रुपी. पूरा अमाउंट कैश में रीपे कर दिया. इज इट अ वायोलेशन? शुड इट अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर 271E? 40,001 रुपी इज 100%. अगर 100% करोगे तो 40,001 मिलेगा. लेकिन क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं. ऑलरेडी कितना लग गया है? एंड अकॉर्डिंगली 40 लगेगा. मतलब सुनिए, नो क्यूमुलेटिव पेनल्टी का जो पॉइंट लिखा ना, उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं. हम लोग क्या बोल रहे हैं? लोन लेने के टाइम पे पेनल्टी लग गया है तो वापस रीपेमेंट के टाइम पे पेनल्टी नहीं लगेगा. करेक्ट नो? बट उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आपने भर दिया है. अगर आपने 1 रुपया पहले भरा है तो ऐसा नहीं कि 40,000 एक बच जाएगा. जितना भरा है उतना बचेगा. एक्स्ट्रा जितना भी है उतना आपको भरना पड़ेगा. अंडरस्टूड दिस एग्जांपल दैट वी डिड? इसके बाद 269T और 271E पेनल्टी खत्म हो जाती है. उसमें 1-2 पॉइंट मेरे को लिखवाना बाकी है. लेकिन द कैलकुलेशन पार्ट, द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर. एट दिस स्टेज दिस क्लासरूम इज एन ओपन हाउस नाउ. एनी स्टूडेंट डिजायरस ऑफ एनी एग्जाम्पल, any amount of loan taken in any mode, in any chronology, पहले चेक बाद में कैश, पहले कैश बाद में चेक, and now incorporating the repayments also. एक लोन लिया, उसको रीपे किया, फिर लिया, उसको रीपे किया, किसी भी मोड में, किसी भी ऑर्डर में. ओपन हाउस है. आपको जो क्रिएट करना है क्रिएट कर लीजिए. वी विल टुगेदर जॉइंटली डिस्कस. ऐसी एक भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी जो हमने केटर नहीं करी. बस उसको डिस्कशन करके आपके अगर कुछ डाउट्स है उसको लेके लास्ट 1-2 पॉइंट इस चैप्टर के बचे, वो 1-2 पॉइंट हम लोग कंक्लूड करके क्वेश्चन आंसर में 3 मिनट लगेगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए. देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बट क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले आपके माइंड में अगर कुछ एग्जांपल लेने की इच्छा आता है तो यही वक्त, सही वक्त
प्लीज गो फॉर इट. हार्दिक. Yes, sir. For एक एग्जाम्पल है, हाँ बोलो. पहले कैश में 15,000 का लोन दिया, कैश में 15,000 का. कैन आई टेक दिस एज अ मॉडिफाइड एग्जाम्पल, मतलब कल का डिलीट करके आज ही यहाँ पे मॉडिफाई करना हूं, तो नो पेनल्टी. आगे बोलिए. तो NEFT को 20,000 का दिया. ओके ठीक है, टोटल 35 हो गया. इट हैज एक्सीडेड द मॉनेटरी लिमिट. विल देयर बी पेनल्टी? नहीं. क्यों? अलाउड मोड है. आगे बोलिए. पेमेंट किया कैश में 7,000. चलिए नो प्रॉब्लम. वेट प्लीज. यहां पे आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वेन यू आर डूइंग दिस रीपेमेंट यू हैव टू डिस्कस विथ मी. हैव आई रीपेड? एवरीबडी, हैव आई रीपेड? लोन, एडवांस और डिपॉजिट? Yes. Yes. Disallowed mode. Outstanding before a repayment is 35,000, which is 20 or more. Is this a violation? Yes. Will the assessee be liable for penalty? Yes. और पहले कुछ भी नहीं लगा है तो यही फाइनल आंसर है. अब आपका शायद ये एग्जांपल होगा, आप बाकी का हमने कैश में रीपे कर दिया. यही पूछ रहे थे क्या? क्या आपका इधर खत्म हो गया 17,000 का? देख, एनईएफटी से तो तू पहले भी रीपे करता तो क्या फर्क पड़ता? फिर तो वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है. एनईएफटी से तो तू कभी भी सुबह शाम दिन रात कभी भी रीपे कर. व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? एनईएफटी विल नेवर अट्रैक्ट पेनल्टी. प्रॉब्लम विल अराइज और सेक्शन विल अराइज ओनली व्हेन द रीपेमेंट इज इन 18,000 जो बैलेंस है. इस बार कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. नाउ यू गिव मी द रीजन. आउटस्टैंडिंग लेस देन 20. देन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आस्क्ड. हाँ बोल सुयोग. कैमरा चालू करके बोल. एक्चुअली मुझे कंसेप्ट नहीं समझा कि क्यूमुलेटिव पेनल्टी लगेगा. सर को लोड ऑफ कैश जो हम लोग ने लोड किया तभी वो हम लोग ने कैश में दिया, तभी हमको पेनल्टी मिलती है. तभी तो रीपेमेंट का बात होता है सर. तभी मेरे पास तो ऑप्शन है ना कि मैं उसको कैश में दिस इज ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट एक अमाउंट के ऊपर हमको एक ही बार पेनल्टी लगानी. तुम्हारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमने तो उस अमाउंट के ऊपर, वो तो देखो लोन तो वही था जो आपने लिया और अब आपको उसको उसी पार्टी को वापस देना है ना. तो आपके मतलब ए और बी के बीच की जो अमाउंट है 50,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, ईयर ए और बी के बीच के अमाउंट के ऊपर हमने पेनल्टी ऑलरेडी उस 50,000 के ऊपर लगा दिया, तो उस सेम 50,000 के ऊपर हमको पेनल्टी नहीं लगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन ऑफ रीपेमेंट बाय अदर मोड्स हियर. Here the question is about, has this amount of 50 be already is already penalized? Has it been already penalized? तो उस सेम अमाउंट के ऊपर हमको वापस पेनल्टी नहीं चाहिए. समझे? ओके. यस प्लीज. एनी अदर एग्जांपल एनीबडी वांट्स टू क्रिएट? देन आई थिंक कैन आई कंक्लूड कि एटलीस्ट 269T और उसका पेनल्टी एंड नो क्यूमुलेटिव पेनल्टी, इतना पार्ट हम लोग यहां तक समझ गए. द मेन सेक्शन एंड द पेनल्टी क्वांटम. चलिए पॉइंट्स टू बी नोटेड में पहला पॉइंट, 269T में भी कुछ एक्सेप्शंस है. टू 269SS में कुछ एक्सेप्शंस थे. देयर आर सम एक्सेप्शंस इन 269T ऑल्सो. Congratulations and celebrations. आगे का लाइन किसी को नहीं आता है वैसे. सेम है वही. गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बैंक, एनी अदर नोटिफाइड. रिमेंबर द एक्सप्लेनेशन अबाउट एनी अदर नोटिफाइड. And when the lender and borrower both are agriculturist and they don't have any other income, same exceptions. मजा आया? एंड सेकेंड पॉइंट फॉर 269T हम लोग लिख रहे हैं. 269T में आपको याद है प्रॉपर्टी एडवांस की हमने बात की थी, रीपेमेंट की. फॉर प्रॉपर्टी एडवांस द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी टोटल ऑफ ऑल पार्टीज
for property advance, the outstanding amount is going to be total of all parties. सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा सा लंबा स्टोरी है, बट बाय द एंड ऑफ दिस एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एवरीथिंग. ऑल ऑफ यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ द सेम क्लासरूम. तो प्रॉबली ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं. फाइनल सीए के अंदर में भी हमारा एक मजबूरी की वजह से हम लोग डिजिटल या ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं, बट मे बी आपने फाउंडेशन की क्लासेस या इंटर की क्लासेस साथ में की है, मे बी आप कॉलेज में साथ में रहे हो, मे बी आप आर्टिकलशिप में साथ में हो. मैं जानना चाहता हूं क्या इस क्लास में ऐसा कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है कि हम लोग 4-5 लोगों ने साथ में ज्वाइन किया है? ऐसा कोई बच्चे है कि सर हमारा 4 जन का 5 जन का ग्रुप है तो बताओ. कि नहीं सर मेरे को किसी से मतलब नहीं है, ये खाली मेरे लिए, मैंने खुद के लिए लिया है, मैं अकेला हूं इधर. कोई भी नहीं, ग्रुप में कोई नहीं आया इधर. आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड. हमारा तो देख, तुम्हारे लेवल की दोस्ती भी आज वही व्हाट्सएप दोस्ती रह गई है. हम लोग तो कोचिंग क्लास ज्वाइन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द होल ग्रुप इज गोइंग. अगर एक जन जाएगा तो पूरा ग्रुप जाएगा, नहीं तो कोई नहीं. और वो एक जन हमेशा मैं हुआ करता. आई टच वुड, थू, बट आई यूज्ड टू बी द ब्राइटेस्ट अमॉन्ग्स्ट माय फ्रेंड्स, एंड ऑल देयर कोचिंग डिसीजंस, ऑल देयर कौन सा कोर्स लेना है नहीं लेना है, ऑल दैट यूज्ड टू डिपेंड ऑन माय. अच्छा, ही इज गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, Surana is joining this batch, मतलब everybody will be joining that particular batch of that particular faculty. कसम से उस टाइम पे मेरे को नॉलेज कम था, बाकी मेरे को भी 194H करना चाहिए. 194H नहीं मालूम होगा ना आपको, कोई बात नहीं, हम TDS करेंगे तब हम आपको बता देंगे. 194H करना चाहिए. चलिए तो लिसन, ऐसा पॉसिबल. अब तुम लोग यार, तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त भी नहीं है, तुम क्या बोलने का. कोई बोला होता हाँ सर हम लोग 5 लोग हैं तो तुम्हारा एग्जाम्पल लेता, थोड़ा क्लास में बोलते ना एक दूसरे से इंटरेक्शन होता. अब क्या करने का, मेरे को ही लेना पड़ेगा 2-4 लोगों को. अज्यूम कीजिए कि लोकेश, हार्दिक, जानवी, भाविका, अमृता, 5 ऑफ यू ऑल नो ईच अदर पहले से, एंड यू ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, एंड राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू CA फाइनल you all have studied together, all of you all qualified together in the same attempt, and all 5 of you all jointly acquired a property after becoming a chartered accountant. आप लोगों ने 5 लोगों ने joint 20% each आपने joint ownership में एक प्रॉपर्टी खरीदा. Is it possible? अब ये प्रॉपर्टी मुझे आपसे खरीदना है, और मुझे आपसे खरीदना है तो मैं आपको एडवांस दूंगा. मैंने एडवांस का 50,000 रुपए का चेक बनाया, अकाउंट पेई चेक. अब 5 लोगों का नाम तो लिख नहीं सकता हूं, तो मैंने अकाउंट पे ही चेक बनाया लोकेश के नाम का. दैट 50,000 गॉट क्रेडिटेड इन लोकेश का अकाउंट, एंड फिर लोकेश ने अपने अकाउंट में से, क्योंकि ऑल 5 वर इक्वल ओनर्स, तो लोकेश ने अपने अकाउंट में से 10,000 रुपया हार्दिक के अकाउंट में, जानवी के अकाउंट में, भाविका के अकाउंट में और अमृता के अकाउंट में 10,000. मतलब ऑल 5 ऑफ देम हैव डिवाइडेड माय टोकन मनी इन देयर इक्वल शेयरिंग रेशियो. सबको 10,000 का टोकन मिल गया, एंड एवरीथिंग हैपेंड इन अकाउंट पे चेक या NEFT या ऐसा कुछ. मतलब अब तक कहीं पर भी कोई भी वायोलेशन नहीं हुआ है एज फार एज मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न. थोड़े टाइम के बाद में मेरा ड्यूटी होगा बैलेंस रीपे करने का. अगर मैं बैलेंस रीपे नहीं करता हूं, देन डू यू गाइस हैव द राइट टू फॉरफिट माय टोकन? लीगली यस, लेकिन मैं आके पैर में गिर गया. यार देखो, पहली बात तो तुमको पता है कि टैक्स के प्रोफेसर लोग की इनकम कितनी सी होती है. 3 सब्जेक्ट के साइज का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन 3 सब्जेक्ट की साइज का फीस तो चार्ज नहीं कर सकता है. फीस तो सभी सब्जेक्ट की उतनी होती है. क्वांटम मेहनत ज्यादा होता है, उसका क्या? मजाक नहीं कर रहा हूं ये. दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर सिंपैथी. यू नीड टू हैव द ब्रेन टू अंडरस्टैंड दैट दिस सब्जेक्ट in terms of time, energy and effort consumes more time, and because of such a huge amount of time consumed, आपको पता चलता है एक लॉ का फैकल्टी साल के 15 बैच ले सकता है, लेकिन टैक्स का फैकल्टी साल के 10 भी नहीं, 5 मैक्सिमम, 6ठा बैच नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं. बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पर सब्जेक्ट का फीस तो नहीं चार्ज कर सकते ना. तो तुमको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ एज फार एज इनकम लेवल्स, मैं, तुम्हारा गलती, तुमने मेरे को बेचा क्यों प्रॉपर्टी? मैं तो तुम्हारे पे चढ़ गया उल्टा.
अब मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज, और कुछ नहीं तो एक टीचर की हैसियत से प्लीज मेरा 50,000 रुपया वापस दे दो प्लीज। तुम लोगों ने एक दूसरे से कॉन कॉल किया, आजकल तो आई थिंक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भी 8 लोग जमा हो जाते हैं ना, या गूगल डुओ पे होते हैं ना मल्टीपल लोग वीडियो कॉल पे। बोला सब लोग मिलके, 5 लोग मिलके बोले क्या करने का रे, इसका 50,000 वापस देने का है। यू ऑल म्यूचुअली डिसाइडेड टू रीपे माई 50,000 बट लेड अ कंडीशन कि सर देखो हमने ना आपका 50,000 आपस में बांट लिया है, याद है ना, 10-10 सबको मिल गया। हम आपको देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको है ना 50,000 रुपया एक आदमी से नहीं मिलेगा, आपको एक एक के घर पे जाके 10-10 हजार रुपया लेना पड़ेगा। पागल मारवाड़ी आदमी हो, 5 की जगह 500 लोग होते ना तो भी सबके जगह घर पे जा जाके 10-10 हजार ले लिया होता। इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब मेरा काम है इन 5 लोगों के घर जा जाके क्या ना इसे सबसे 10-10 हजार रुपया लेना है, तो मेरा टोकन का पैसा वापस आ जाएगा। सबसे पहले आई कम टू लोकेश। लोकेश, हाउ मच आई हैव टू टेक फ्रॉम यू एंड अवर अकाउंट विल गेट सेटल्ड, इट विल बिकम 0? 10,000, बट यू कैनॉट रीपे इन कैश बिकॉज आपका इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग 10,000 है, मगर टोटल आउटस्टैंडिंग 50 है। अब देखो क्या लाइन लिखी है आप, अब देखो, फॉर प्रॉपर्टी एडवांस वी विल चेक द टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ, चश्मा मेरे रखा नहीं है इधर आजू बाजू में, नहीं तो करता था ना 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 ना। समझ में आया क्या? मतलब लोकेश यू हैव टू रीपे इन द अलाउड मोड्स, अदरवाइज यू विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। याद रहे, जो रिपेमेंट करता है उसको पेनल्टी लगता है, भूल मत जाना उस बात को। तो लोकेश ने मेरे को अलाउड मोड में रीपे किया, नहीं तो पेनल्टी लगेगा। हेलो एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग नो? नाउ आई कम टू यू हार्दिक, अपना इंडिविजुअली आउटस्टैंडिंग कितना है? 10, मगर टोटल लोकेश का रिपेमेंट आने के बाद में 40,000 ना, 40 यस और नो, टोटल 50 था, लेकिन अभी उसने दे दिया। तो सुनो, आपको भी ना अलाउड मोड में रीपे करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, बिकॉज इंडिविजुअली 10 है बट वी हैव टू चेक द टोटल। अरे आर यू फॉलोइंग? देन नेक्स्ट आई गो टू भाविका। भाविका, इंडिविजुअली हाउ मच यू हैव टू पे मी, बट टोटल कितना है? 30। यू ऑल्सो हैव टू रीपे इन द अलाउड मोड, अदरवाइज यू विल बी लायबल। याद रहे, रिपेयर इज लायबल फॉर पेनल्टी। समझे? तो आपने भी मुझे रीपे किया। नेक्स्ट आई कम टू यू जानवी, हाउ मच यू हैव टू पे मी इंडिविजुअली? 10, मगर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है अभी? 20 है ना, अभी तो 20 हो गया, अभी तो आप कैश दे सकते हो ना। नहीं, इक्वल टू 20 इज ऑल्सो कवर्ड इन द सेक्शन, याद आया? दैट मीन्स जानवी यू ऑल्सो हैव टू रीपे इन, अदरवाइज यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर द पर्सन हु विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। आर यू फॉलोइंग? एंड फाइनली लास्ट पर्सन आई कम टू अमृता। अमृता, इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो 10,000, टोटल आउटस्टैंडिंग is also 10,000, and accordingly this final person, last person, you get total outstanding done, you can repay cash also, you can repay. Hello, 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 कहां तक आपने लास्ट मेरी बात सुनी थी? सॉरी, last person Amrita. Amrita, individual outstanding is 10,000 and total outstanding is also 10,000. Yes or no? Amrita, the last person can repay in cash and there will be no penalty. So हम कभी भी property के अंदर, because there is always a likelihood of multiple people involved, joint ownership, consequently we won't check the individual outstanding, we will check the total outstanding. So for property advance we will be checking the total outstanding of all the parties. Is this understood? And exceptions are same, that is also understood. Yes, sir. So ladies and gentlemen, boys and girls, deviyo sajjano and mitro, that is the end of our chapter, mode of acceptance and repayment of loans. Thank you very much.